नमस्कार दोस्तों। तो इतिहास के जिस सीरीज को लेकर चल रहे हैं वही सीरीज हम फिर आज कंटिन्यू कर दे। मेरे प्रारंभ में भी अपना वो जो उद्देश्य था वही उद्देश्य आज फिर दोहरा देता हूँ। उद्देश्य हमारा ऐसा है कि इतिहास को इजी बनाया जाए। लास्ट टाइम हमारा वीडियो लंबा नहीं रहेगा, बेसिक पॉइंट को लेकर चढ़ेगा, बीच छोटा छोटा वीडियो रहेगा। अच्छा टॉपिक हो, क्लियरिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लग जाए, जिस बात की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि बोरिंग लगे बोल के कोशिश करेंगे वो आसान हो जाए। लेकिन आज हमें जो समझना, अगर ये आपका पहला वीडियो तो पहले 2 बात आप समझ लीजिए कि आप हिस्ट्री में प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे और 2-3 वीडियो हमारे डल चुके हैं वो मिल जाएँगे। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिकली नवपाषाण एरा के बारे में, ठीक है? तो हमने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बाँटा था। एक था हमारा क्या, जिसको हमने बोले थे पुरापाषाण काल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा बोला हम लोग पढ़े मध्यपाषाण काल, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े। आज जो पढ़ना हमें नवपाषाण काल के बारे में पढ़ना, और सबसे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन आपका बनता है फैक्चुअल डेटा के बेस पे, अरेंजमेंट के बेस पे, तो वो नवपाषाण काल पर बनता है। ये और सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट करने के बाद हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को एक रिविजन के रूप में लेकर आएंगे आपके सामने, और कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन कैसे टेकल किया जाए, कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उसको सॉल्व किया जाए बोल के। तो पोस्ट ये हम लोग आई थिंक प्लान करें कि संडे मंडे के आसपास वो वीडियो आपको अपलोड मिले। चल, तो आज जो पढ़ना है वो हमारा कुछ ऐसा है कि नवपाषाण काल के बारे में पढ़ना है। तो 2 बात आप क्लियर रखिए, भारत की परिस्थिति में नवपाषाण काल का जो प्रारंभ माना जाता है वो 7000 ईसा पूर्व से माना जा, भारत के सेंस में। बट वर्ल्ड के सेंस में जो नवपाषाण काल का प्रारंभ हम मान के चलते हैं वो 9000 ईसा पूर्व के आसपास के मानकर चलते हैं ना। तो पहले क्लियर रखिए, कभी कुछ कुछ कमी अगर आप लोग डाउट हो रहा है कि अच्छा हम लोग इस बुक में पढ़े थे, वहां तो हमें दिखा था कि 9000 से बुक की। तो इन सेंस पहले आप समझ लीजिए, भारत के सेंस में अगर मैं बात करूं, भारत के सेंस में नवपाषाण काल का जो प्रारंभ है वो बेसिकली 7000 ईसा पूर्व से होता है। और पूरे विश्व के सेंस में जो नवपाषाण काल का प्रारंभ होता है वो 9000 ईसा पूर्व के सेंस में होता है। तो आप क्लियर मत लीजिए ना, कोई मिस्टेक नहीं। भारत में जो नवपाषाण काल का प्रारंभ होता है वो 9000 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम नवपाषाण काल कहते हैं। अब 2-3 पद मुद्दा बनता है, तो इसको नवपाषाण काल को क्या कहते हैं, पहले इंग्लिश में इसको याद रखनी कि नियोलिथिक कहा था। इंग्लिश में इसके लिए क्या करते हैं, नियोलिथिक करते हैं। जॉन लुबाक करके एक हिस्टोरियन हुए जिन्होंने सबसे पहले नवपाषाण के नियोलिथिक शब्द का इस्तेमाल 1885 में किया, मतलब 1865 में जॉन लुबाक का एक प्रकाशित पुस्तक इसलिए किया था। असल नवपाषाण काल में ना आपको 2 चीज एकदम क्लियर आपको दिखने को मिल जाएगा। जहां मध्यपाषाण काल में संक्रमण का दौर चल रहा था, मध्यपाषाण काल में वो संक्रमण दौर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए। मतलब आपको नवपाषाण काल में 2 चीज एकदम कन्फर्म है। पहला, कृषि का उत्पादन, और दूसरा यही लिखा था मैं, खाद्य उत्पादन, आपका कृषि के जरिए उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाया जाना। ये नवपाषाण काल की सर्वप्रथम विशेषता और महत्वपूर्ण विशेषता है। आपको सीधा याद रखिए, नवपाषाण काल की अगर आपको बोले कि 2 विशेषता आप बताइए बोल के, तो सीधे मैं इसमें क्वेश्चन बोले कि नवपाषाण काल की 2 विशेषता क्या है, तो एकदम आईएमपी याद रखिए कि हम खाद्य उत्पादक बन गए थे और पशुओं को पालतू बनाना हम लोग सीख चुके थे। ये कंप्लीट हो चुका था। जो परिवर्तन मध्यपाषाण काल में चालू हुआ था वो पूर्ण रूप से नवपाषाण काल आते मतलब 7000 ईस्वी आते में स्थापित हो चुकी थी। जॉन लुबाक की पुस्तक में सर्वप्रथम नियोलिथिक वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। और नवपाषाण काल की 2 विशेषता बताऊं तो पहले, खाद्य का उत्पादन करना हम सीख चुके थे। दूसरा, अब निर्भरता प्रकृति पर कम हो चुकी थी क्योंकि हम खुद खाद्य का उत्पादन कर रहे। दूसरा जो मैंने आपको एमपी पॉइंट रखना है वो आपका पॉइंट हो जाता है कि हम अब जो मेन है, हम पशुओं को पालतू बनाना सीख चुके हैं। और मैं बताया था मध्यपाषाण काल में कि सर्वप्रथम पालतू कुत्ता वो बनाया गया है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रख क्या है। नवपाषाण काल की अग्रलिखित विशेषता पर आप देख लीजिए क्या, पहला, कृषि कार्य प्रारंभ, पशु का विकास हो चुका, पशुपालन का विकास, पत्थर के औजारों का घर्षित एवं पॉलिशदार उपकरणों तथा ग्राम समुदाय का प्रारंभ हो चुका था। बहुत आईएमपी है। ग्राम समुदाय का प्रारंभ कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में चालू हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप कृषि कार्य कर रहे हो तो कृषि कार्य तब तक संभव नहीं है जब तक आप एक जगह स्थापित होकर आप कृषि कार्य नहीं कर लेते। जब एक जगह स्थापना की बात करोगे तो खतरे की चांसेस ज्यादा रही, खतरे की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। और खतरे की गुंजाइश को कम करने का एकमात्र साधन ये कि आप समूह में रहिए। और जब आप समूह में रहोगे तो समुदाय का ही क्या हो जाता है, हमारा निर्माण हो जाता है। स्पेशली ग्राम
ग्राम समुदाय का निर्माण नवपाषाण काल में हो चुका था। क्यों हो गया था? क्योंकि आप एक जगह आकर स्थायी रूप से कृषि करें। अगर आप एक जगह रहकर स्थायी रूप से कृषि करो, मतलब इतना कंफर्म है, इतना क्लियर है कि आपको सुरक्षा व्यवस्था देखनी पड़ेगी, और वो तभी संभव है जब आप एक साथ रहकर समूह के रूप में रहोगे। इसलिए हमें ये चीज देखने को मिलता है। आगे बढ़ते फिर। विश्व स्तरीय अभी ये बता रहा था कि 9000 ईस्वी में भारत के सेंस में कितना मानते चलते हम लोग 7,000, जो वो इसलिए बोलते हैं कि बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से जो हमें कृषि के साक्ष्य मिले, वो 7,000 ईसा पूर्व के आसपास मिलते हैं। इसलिए भारत में मान के चलते हैं कि नवपाषाण काल का प्रारंभ 7,000 ईसा पूर्व की हुई। अच्छा, एक बात और याद रखिए, एक बात बार बार आर्गुमेंट की जाती थी पहले कि नवपाषाण काल का जो प्रारंभ हो पश्चिम एशिया में हो और धीरे धीरे फिर संपूर्ण दुनिया में फैला बोल के। बट आज का रिसर्च ये हमें पब्लिश करता है कि इसमें हमें गौरव की बात होनी चाहिए कि आज के रिसर्च ये बात को एकदम क्लियर करता है कि आप भारत में स्वतंत्र रूप से नवपाषाण काल का विकास हुआ है। आज का रिसर्च ये प्रमाणित करता है कि भारत किसी से सीख कर नहीं सीखा, स्वतंत्र रूप से यहाँ पे नवपाषाण कालीन संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि हस्तलिखित निर्मित मृदभांडों की उपस्थिति सर्वप्रथम खाद्य उत्पादन वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण था। क्योंकि मृदभांड जब तक नहीं रहेंगे, हस्तलिखित मृदभांड नहीं रहेंगे, तब तक माना जाता था कि आपका नवपाषाण काल का प्रारंभ नहीं होता। लेकिन आजकल कई ऐसे साक्ष्य मिले हमारे, जैसे मेहरगढ़ से कई साक्ष्य मिले जहां पे मृदभांड नहीं मिले हुए, तो भी नवपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता हमें देखने को मिलती। इसको हम पूर्व मृदभांड पूर्व नवपाषाण काल भी बोलते हैं, जहां पे लिखा गया अनिवार्य लक्षण थी। परंतु नवीन अनुसंधानों से यह सिद्ध होता है कि बहुत से क्षेत्रों में आरंभिक खाद्य उत्पादन स्थलों पर मृदभांड के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इन्हें मृदभांड पूर्व नवपाषाण स्थल के रूप में जाना जाता है। एकदम क्लियर याद रख ली, इन्हीं क्या बोलते हैं, मृदभांड पूर्व नवपाषाण काल के रूप में जाना जाता है। तो ये पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसको पे बहुत आईएमपी एक बार क्लियरली समझ लीजिए ना, फिर चलिए आगे बढ़ते। आगे हम लोग देख लेते कुछ कुछ विचार और है जो विशेषता, वो क्या है उसी का ना बड़ा शॉर्ट है। पश्चिम में से जो बता रहा था कृषि और पशुपालन प्रारंभ, जो भारत में साक्ष्य मिला कि हम स्वतंत्र रूप से ये चीजें हमने प्रारंभ कर दिए, तो जो हम लोग देख लो। इस कार्य में मनुष्य मध्यकालीन वही पदार्थ संक्रमण को पूर्ण कर चुका था। इस काल में पहिए का आविष्कार एक क्रांति थी। पहिए का जो आविष्कार हुआ था, इस काल में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई, जिससे परिवहन और मृदभांडों का विकास हो चुका था। अगरी के बाद पहिए का विकास मानवीय सभ्यता के विकास की महत्वपूर्ण चरणों में गिना जाता है। जहां मध्यपाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ और वहां हमने पके हुए एक तरीके से अनाज खाना प्रारंभ किया। वही दूसरी सर्वप्रथम उपलब्धि ये थी कि नवपाषाण काल में हमने पहिए का आविष्कार कर ली। पहिए का आविष्कार होने पर मानव जीवन बहुत आसान हो चुका, व्यवस्था बहुत आसान हो गई, परिवहन सुविधा बहुत आसान हो चुकी, तो निर्माण मृदभांडों का आसान हो चुका। ये सब हमें देखने को मिला पहिए के आविष्कार के बाद। आज एक मिनट की कल्पना देखिए कि अगर पहिया नहीं होता तो वैसे केसेस पे हम विकास इस चरण में अभी फिलहाल पहुंचे नहीं रहते। याद रखिए। चल, कुछ बस्तियों के बारे में हम लोग देख लेते, कुछ नवीन नवपाषाणकालीन बस्तियों के बारे में देख लेते। तो आज पहला जो हमें नवपाषाणकालीन बस्ती मिली वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिली है, बहुत इमारती है। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषक बस्ती बस्ती थी। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन कृषक बस्ती जहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिलते, वो कौन सा है? तो पाकिस्तान। अभी अभी का पाकिस्तान, उस समय तो भारत का ही भाग था। मेहरगढ़ से मिलता। कहाँ से मिलता तो याद रखिएगा, मेहरगढ़ से मिलता। भारत उपमहाद्वीप कृषि बस्ती के 6,100 पूर्व के लगभग कृषि का हमें साक्ष्य क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ गेहूं, जौ और मसूर की खेती के साक्ष्य मिलते। तो याद रखें किसके साक्ष्य मिले? गेहूं, जौ और मसूर के साक्ष्य हम दिखाई दे रहे हैं। गेहूं, जौ और मसूर याद रखिए कौन कौन सा। गेहूं है, जौ है और मसूर। कौन सा? चावल दे दिया ऑप्शन, फट से चावल मार के आगे तो वो गलत हो जाएगा। कोल्ड हवा में देखेंगे उसके मारे पे। तो याद रहे गेहूं, जौ और मसूर के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले कहाँ पे? मेहरगढ़ से। और नवपाषाण कालीन कृषि बस्ती के प्रथम साक्ष्य भी हमें कहाँ मिले? पाकिस्तान के मेहरगढ़ के। अब का तब वो भारत का भाग रहा, भारतीय उपमहाद्वीप का भाग रहा। फिर दूसरा हमारा आता है क्या? बुर्जहोम और कुफरान, ये कश्मीर में पड़ता है हमारा। इन स्थलों की मस्कुर यहाँ गर्त निवास मिले। मिदभांड पारिक समझिए कि यहाँ सर्वप्रथम विशेषता ये है कि यहाँ पे हमें गर्त निवास मिले, मतलब गहराइयों में गड्ढे बनाकर रहना जो रहते हैं ना, उसको गर्त निवास बोलते हैं। गर्त निवास मिले मृदभांडों की पत्थर व हड्डियों विभिन्न औजारों का प्रयोग, सूक्ष्म बसान का लोकरों का भाव। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य पालतू कुत्ते का मालिक के शौक के साथ दफनाया जाना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहता है कि सर
पाटलिपुत्र का मालिक के साथ दफनाए जाने के 100 का साक्ष्य कहाँ मिला? तो आंसर आपको टिक करना, बुर्ज से मिला। बुर्ज कहाँ पर है? तो कश्मीर में मिलता है, जहाँ गर्क के भी साक्ष्य हमें मिला। याद है वो बुर्ज और गर्क में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, तो गर्क और मासो मुझे मिला। ठीक। कोल्डी हवा जो बेलम घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कृषि जन्य और वन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कोल्डी हवा से मिला है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश कोल्डी हवा से मिला। आपको याद रखे चावल के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये सब को बातों को अब याद रखना। फिर क्या बोल रहा है देखो, चौपानी मांडो बेलन घाटी क्षेत्र में कोल्डी हवा से 9% तक और मांडो से विश्व के प्राचीनतम वृद्धभांड 7000 ईस्वी के लगभग प्राप्त, या 9% तिथि को कुछ पीछे ले जाता है। ऐसा ही कि भारत में भी 7000 एकदम फिक्स कर दिया जाए। भारत में भी कुछ ऐसे विशेषताएं देखने को मिलती है जो उसको पीछे लेकर जा रहा है। ठीक। तो ये सब चीज आपको याद है। चिराद हो गए, यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मगिरि या स्थल 3 सांस्कृतिक चरणों से संबंध है। 9% मध्य पाषाण और आध सातवाहन चरण। याद रखिएगा कि भारत में ऐसा 3 चरण ब्रह्मगिरि है, जहां से आपको 9% का कौशिक, मध्य पाषाण और आंध्र सातवाहन का हम लोग पढ़ेंगे चरण के बारे में, यहाँ से आपको मिले। 15 से शुरू के लगभग राधी और कुल्थी की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से क्या हुए प्राप्त हो। राधी और किसका? कुल्थी के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए। कोडी हवर सॉरी आपको ब्रह्मगिरि से ही प्राप्त हुए। ठीक, इन बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए। नागार्जुनकोंडा देखिए, आंध्र प्रदेश से नागार्जुनकोंडा बुर्ज हो और बुफराल का गर्त निवास का साक्ष्य एकमात्र स्थल है नागार्जुनकोंडा, जगह इस यह स्थल ब्रह्मगिरि के समकालीन है और समरूप विशेषता है। रागी और कुल्थी खेती छोटे बच्चों के आवासीय स्थल और कई दफनाए जाने को दर्शाता है। ये तो हुआ 9% काल की एक विशेषता के बारे में। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में कुछ सेकंड में चर्चा कर लेते। थोड़ा सा बड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग कल देखते हैं। तो आज यहीं पे खत्म करते, कल हम लोग ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।